हेलो एंड वेलकम टू क्वालिफाइड विशाल। गाइस, जैसा मैंने आप सभी से वादा किया था कि मैं आपके सामने एमटीएस का जो मैंने एग्ज़ाम दिया था 2019 में, जो 2019 का एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे सारा कुछ यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। जो मल्टीटास्किंग का इस काम एग्ज़ाम हुआ था एसएससी एमटीएस का, उसका जो मेरे पास रिस्पांस शीट था जो मैंने डाउनलोड किया था उस समय जब मैंने एग्ज़ाम देने के बाद जो इसकी आंसर की आई थी, तो मैंने रिस्पांस शीट को डाउनलोड करके अपने पीडीएफ में सेव कर लिया था। तो वो मेरे पास अभी तक रखा हुआ था। तो अभी 5 अक्टूबर से आपको पता होगा एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम शुरू होने वाला है 2020 वाला। तो उसमें ये काफ़ी काम आने वाला है। ये जो एग्ज़ाम का जो मैं रखा हुआ हूँ ना, अभी ये आंसर की जो रिस्पॉन्स शीट रखा हुआ ना, बहुत ही काम आने वाला है आप लोगों के लिए, क्योंकि एग्ज़ाम मुझे भी देना है और एग्ज़ाम आपको भी देना है, ठीक है। जैसा कि मैंने अपने कम्युनिटी पे डाला हुआ था कि मैं इसका एक आंसर शीट आपके सामने लेके आऊँगा, तो आप सभी ने अच्छा रिस्पांस दिया। आप सभी ने बोला कि हाँ लेके आओ भाई, तो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ, ठीक है। आप जैसा कि देख सकते हो, ये मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर है, मैं कुछ भी छिपा नहीं रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये मेरा नाम हो गया, ये मेरा जो सेंटर था एग्ज़ाम सेंटर वो है, और ये मेरा जो टाइमिंग था सुबह 9 से लेकर 10:30 के बीच में था, ठीक है। और ये मेरी डेट, मतलब जो एग्ज़ाम डेट था वो 6 तारीख 8वां महीना 2019 में, मतलब, ठीक है। ये सारा मेरा डिटेल्स है और मैं आपको पूरा भरोसा दिलाता हूँ। इस एक बार आप पूरे पीडीएफ को आराम से देखना, इत्मीनान से बैठ के देखना, एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करना, और लास्ट में आप कमेंट करके ये बताना कि अब आपके कितने नंबर बने हैं, ठीक है। मेरे इसमें 73 क्वेश्चन सही हुए थे आउट ऑफ 100, बाकी काट पीट के मेरे 69.59 नंबर आए थे, ठीक है। ठीक था, नंबर अच्छा खासा था, पर आपको पता है एमटीएस का कट ऑफ काफ़ी हाई जाता है, उसके लिहाजे से मेरा फाइनली सिलेक्शन नहीं हो पाया था। मैंने टायर 2 भी दिया था और टायर 2 भी मेरा क्लियर हुआ था, ठीक है। तो अभी मैं केवल यहाँ पे ये दिखाने वाला हूँ कि मेरा इस रिस्पांस शीट कैसा था, कैसे कैसे क्वेश्चंस आए थे, क्योंकि आपको यहाँ से बहुत सारे आइडियाज़ मिलने वाले हैं, बहुत सारे आपको हेल्प मिलने वाले हैं यहाँ से, अगर आप एग्ज़ाम देने वाले हो, ठीक है। तो एग्ज़ाम से पहले ये भी एक तरह का एग्ज़ाम होगा, इसको आप एज एग्ज़ाम लीजिए और अच्छे से पेपर को सॉल्व करिए, ठीक है। बाकी आप जो स्कोर आया है उसको कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करता हूँ। हाँ, एक चीज़ बताना भूल गया, मैं इसका पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा। अभी तक नहीं ज्वाइन किया उसको जाकर ज्वाइन कर लो, उसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है। तो चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आप देख रहे हो कि जो पहला क्वेश्चन है इंग्लिश का है, ठीक है। तो इंग्लिश में पहला क्वेश्चन बोल रहा है, मैं आपको केवल देखो, मैं पहले क्लियर करता हूँ, मैं केवल क्वेश्चन पढ़ूंगा और क्वेश्चन पढ़ने के बाद ऑप्शंस पढ़ूंगा, बाकी मैं वहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि मैं अगर एक्सप्लेन करूँगा तो वीडियो 1 घंटे से ऊपर का बन जाएगा, ठीक है। तो मैं जल्दी जल्दी चलूँगा, जिससे केवल आप क्वेश्चन का आइडिया लगा पाओ कि क्वेश्चन किस तरह के आए थे। तो पहला क्वेश्चन है ये एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन। आपको इसमें एरर फाइंड करना है क्वेश्चन में कि सेंटेंस में कहाँ पर एरर है। तो पहला क्वेश्चन है, पल्लवी इज़ द क्लेवरेस्ट ऑफ द 2 सिस्टर, मतलब, ठीक है। ये सेंटेंस इसमें पूछ रहा एरर है कि नहीं है, ठीक है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको इसमें एरर फाइंड करने थे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप यहाँ पे देख सकते हो रेलवे ने कौन सा आंसर दिया था और मैंने क्या आंसर दिया है, ठीक है। आप ये भी चेक कर सकते हो। दूसरा क्वेश्चन है जो फिल इन द ब्लैंक है, ही स्पेस बार डन इट, ठीक है। ये दूसरा क्वेश्चन, तो इसका आंसर क्या होगा, 4th नंबर वाला, शुड नॉट हैव, ओके। थर्ड पे आते हैं। इसमें पूछ रहा है कि अप्रोप्रिएट मीनिंग बताना है, जो इसके मतलब इस वर्ड के अप्रोप्रिएट मतलब सटीक बैठता है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका जो आंसर होगा सेकंड ऑप्शन होगा, ठीक है। थर्ड पे आते हैं। इसमें आपको ये बताना है कि करेक्टली स्पेल जो वर्ड है ना उसको आपको बताना है। देख सकते हैं 4 ऑप्शन दिए हैं, उसमें जो पहला एक्सट्रैक्ट करके है वही वहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आते हैं 5th नंबर पे। ये भी करेक्टली स्पेल का ही था, ठीक है। तो आप देख सकते हैं 2 क्वेश्चन लगातार करेक्टली स्पेल से आए हो, तो इस पर आप जरूर ध्यान दीजिएगा। यहाँ से 2 क्वेश्चन जरूर आते हैं हर बार, ठीक है। तो ये 3rd नंबर वाला ऑप्शन इसका सही होगा, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये भी एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन, आपको इसमें एरर फाइंड करने हैं, देखने हैं कि इस सेंटेंस में किस भाग में एरर है, आपको वो फाइंड करके यहाँ पे ट्रिक करने हैं, ठीक है। आते हैं 7 नंबर पे। ये सिनोनिम से क्या, ठीक है, जो सिनोनिम जो होते हैं पर्यायवाची होते हैं, उस तरह के क्वेश्चन है। तो आप देख सकते हो ऑप्टिमिस्ट का यहाँ पे पर्यायवाची पूछा गया, सिनोनिम्स पूछा गया है। तो देख सकते हो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही है, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये भी फिल इन द ब्लैंक का है। तो फिल इन द ब्लैंक है दूसरा क्वेश्चन है, देयर इज नो फिल इन द ब्लैंक इन द कंटेनर फॉर द वाटर टू फ्लो, ठीक है। ये क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या होगा, 4th नंबर आउटलेट, ठीक है। आते हैं 9th नंबर पे। ये भी अप्रोप्रिएट मीनिंग का ही बताना है, ठीक है। जो गिवन आइटम का जो मतलब एक आपको सेंटेंस दिया गया है, ठीक है, जो आइटम दिया गया है उसका जो मीनिंग सटीक रूप से बैठता है वो आपको बताना है। तो एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इसका जो ऑप्शन है वो 2nd नंबर वाला करेक्ट होगा, ठीक है। आप देख सकते हो। नेक्स्ट आते हैं। ये भी फिल इन द ब्लैंक का तीसरा क्वेश्चन है, ही इज ए डिकेंडेंट स्पेस बार द मुगल रॉयल्टी, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो 4th नंबर वाला करेक्ट होगा। आते हैं नेक्स्ट पे। वन हु कांट स्पीक, इसका दो देख सकते हैं आप, ये भी वही चीज़ है,
ठीक है, आपको जो सटीक जो वर्ड बैठता है इसके अकॉर्डिंग वही आपको बताने हैं। ठीक है, तो सेकंड वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट आते हैं, आपको एंटोनिम्स बताने हैं, विलोम शब्द बताने हैं। तो क्वेश्चन से मतलब क्या होता है, जो निर्देश वगैरह दिए जाते हैं, जो सावधानियां वगैरह मतलब होता नहीं है दिए रहते हैं, उसके हिसाब से आपको बताने हैं। ठीक है, तो फोर्थ नंबर वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, और नेक्स्ट आते हैं, द इंसिडेंट मेड ए स्पेस बार इम्प्रेशन ऑन करण, ये भी फिल इन द ब्लैंक का चौथा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो 4 क्वेश्चन आपको लगातार फिल इन द ब्लैंक से देखने को मिल गए। आप खुद यहाँ से आइडिया लगाओ कि आपको अपनी तैयारी किस हिसाब से करनी है, आप इंग्लिश सब्जेक्ट की किस हिसाब से तैयारी करेंगे। ठीक है, ऐसे ऐसे बाकी सब्जेक्ट के भी आइडिया लगा सकते हो। नेक्स्ट आते हैं, बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन है, रिस्पॉन्स शीट वाला आंसर है, और उम्मीद करता हूँ यहाँ से आपको बहुत हेल्प मिलने वाला है। नेक्स्ट आते हैं, आपको यहाँ पे बताना है कि इस सेंटेंस में क्या इम्प्रूवमेंट किया जाता है, जो ये अंडरलाइन वाला पोर्शन है ना, इसमें क्या इम्प्रूवमेंट हम कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन है फर्स्ट वाला सही है। आप एक बार ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ लेना। नेक्स्ट आते हैं, माई ब्रदर ब्रॉट ए फ्यू राइस वाइल्ड कमिंग फ्रॉम द मार्केट। इसमें इरर डिटेक्शन आपको फाइंड करना है कि सेंटेंस में किस जगह पे इरर है, वो आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो इरर से भी 3 से 4 क्वेश्चन अभी तक हो गए। नेक्स्ट ये देखिए, ये आपको क्लोज टेस्ट आ गया। ठीक है, छोटा सा क्लोज टेस्ट, आप इसको एक बार ध्यान से पढ़िएगा, वीडियो को पॉज कर लीजिएगा। ठीक है, वीडियो को पॉज करिएगा और अच्छे से ध्यान से इसको पढ़िएगा, और फिर देखिएगा कौन से वाले में कौन सा फिलअप होगा। ठीक है, तो पहला क्या है, पहले में आपको देखना है कि इन 4 ऑप्शन में से कौन से ऑप्शन फिल होंगे। ठीक है, तो पहले वाले में ये फिल होगा, मैं इसको जस्ट स्किप करता जाऊँगा। ये सेकेंड वाला आप देख लो। ठीक है, 17 नंबर वाला। ये थर्ड वाला देख लो, 18 नंबर का। ठीक है, जो ब्लैंक नंबर थर्ड में फिल होगा, और ये ब्लैंक नंबर फोर्थ में फिल होगा। आप देख लो 19वां नंबर का क्वेश्चन कौन सा ऑप्शन सही होगा, एक बार आप इसको वीडियो को पॉज करके ज़रूर देखना। फिफ्थ नंबर का जो ब्लैंक है वो देख लेना, 4 ऑप्शन में से फोर्थ वाला ऑप्शन इसमें सही है। नेक्स्ट आते हैं, मिस्टर कंसल हैज़ बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 10 ईयर्स। आपको ये देखना है कि इस सेंटेंस में क्या आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। जो अंडरलाइन वाला पोर्सन है ना, ये सीन्स वाले में, तो इसमें आप क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, इसमें सिंपली ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर वाले आते हैं। जो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन रिपीट भी हो रहा है, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन अभी ऊपर गए हैं। तो बिल्कुल आपको सटीकता से तैयारी करनी है, जिस हिसाब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी हिसाब से आपको तैयारी करनी है। फालतू के बकवासगिरी में आपको नहीं पढ़ना। ठीक है, आप जस्ट आपको ये क्वेश्चन देखिए कैसे कैसे आ रहे हैं, इसी के अकॉर्डिंग अपनी प्रैक्टिस को जारी रखें। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, वन ओनली मी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। यहाँ पे भी सेम वही कंसर्न है, आपको जो अंडरलाइन वाला पोर्शन है उसको आपको इम्प्रूव करना है, देखना है आपको यहाँ पे क्या हम कर सकते हैं इम्प्रूवमेंट। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, आपको बिल्कुल वही फिर सटीकता वाला मीनिंग बतानी है, अप्रोप्रिएट मीनिंग जो इसका सटीकता से बन सकता है वो आपको बतानी है। ठीक है, तो 23 नंबर का जो ऑप्शन है फर्स्ट वाला सही है। नेक्स्ट आते हैं, ऑब्वियस। ठीक है, तो देखना है इसमें कौन सा सिनोनिम्स, वही फिर पर्यायवाची आ गया। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन है सिनोनिम्स का, आप देख सकते हो फर्स्ट वाला ऑप्शन सही है, एविडेंट। नेक्स्ट आते हैं, ये एंटोनिम, ये दूसरा एंटोनिम है अभी तक का, मतलब 2 सिनोनिम्स आए हैं, 2 एंटोनिम्स आए हैं, 4 या 5 फिलर्स वाले क्वेश्चन आ गए हैं। ठीक है, और 3 या 4 तो हमको इरर डिरेक्शन के भी देखने को मिल गए। ठीक है, यहाँ पे मुझे अभी डायरेक्ट इनडायरेक्ट या पैसिव वाइज का कोई क्वेश्चन देखने को नहीं मिला। ठीक है, बिल्कुल यहाँ पे अलग तरीके का सिलेबस है और बिल्कुल आसान सिलेबस है। तो एंटोनिम निकालना है, विलोम शब्द निकालना है। ठीक है, ट्रानिकल का निकालना है, तो स्ट्रॉमी इसका सही आंसर होगा, फर्स्ट वाला ऑप्शन। ठीक है, तो ये इंग्लिश के 25 क्वेश्चन थे। आप एक बार कमेंट करके स्कोर जरूर बताएं कि इंग्लिश में आपको कितने स्कोर प्राप्त हुए। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पोर्शन पे, देखते हैं। ये नेक्स्ट पोर्शन आपका रीजनिंग, ठीक है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग वाला पार्ट है। तो इसको भी हम 1 बाई 1 करके देखेंगे, बिल्कुल आराम से देखेंगे, और उम्मीद करता हूँ कि आप क्वेश्चन को सॉल्व करते चल रहे होंगे। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन आप देख लो, 5 वस्तुएं ए के पी आर तथा टी के ऊपर एक के ऊपर एक रखी गई हैं, जरूरी नहीं कि वो इसी क्रम में हो। के तथा पी के बीच केवल मध्य केवल एक टी है, पी के नीचे है, आर पी के ठीक नीचे है, ए टी से 3 स्थान नीचे है, कौन सी वस्तु सबसे नीचे है। जस्ट आपको ये, ठीक है, ये पैराजम्बल टाइप का एक क्वेश्चन है, मतलब आपको ऊपर से नीचे करके लगाते जाने एक क्रम में, फिर आपको देखना है कौन सा आंसर इसमें सटीकता से सही बैठता है। नेक्स्ट आते हैं, एक विशिष्ट को उस भाषा में राइट को 98653 लिखा जाता है, क्लर्क को 04297 लिखा जाता है, उसी कुछ भाषा में ग्रीट का कोड क्या होगा। तो ठीक है, तो इसका फर्स्ट वाला ऑप्शन सही है। आप एक बार इसको लगा के जरूर चेक करना कि आपके बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, आपको विलुप्त संख्या निकालना है, जो फाइंड करना है, जो क्वेश्चन मार्क के पास क्या आएगा। तो 3 है, कॉमा 7 है, कॉमा 22 है, कॉमा 89 है, एंड कॉमा नेक्स्ट वाला ऑप्शन क्या होगा, ये आपको बताना है फाइंड करके। ठीक है, तो आप एक बार इसको ट्राई करना, फिर उसके बाद आंसर देना। नेक्स्ट आते हैं, सेम वही क्वेश्चन, विलुप्त संख्या आपको दोबारा से निकालनी है। तो पहला 307, कॉमा 303, कॉमा 299, कॉमा 295, और नेक्स्ट आपको पूछ रहा है कि अब नेक्स्ट क्या आंसर आएगा। ठीक है, तो वो आपको फाइंड करना है। ये देखिए, ये कथन निष्कर्ष क्वेश्चन आ गया। ठीक है,
कुछ भूमि सख्त हैं, कोई सख्त गर्म नहीं है। ठीक है, ये कथन हो गया। और निष्कर्ष इसमें क्या दिया हुआ है, कुछ गर्म भूमि है, कुछ सख्त भूमि है। ठीक है, तो आपको देखना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। दोनों फॉलो करते हैं या केवल एक फॉलो करते हैं, वो आप ऑप्शन के हिसाब से आप देख लेना और उसका आंसर जरूर देना। ठीक है, एक बार आप खुद से लगा के देखना। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत पसंद आ रहा होगा और इससे आपको ज़रूर आइडिया लग रहा होगा कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे। क्योंकि जो बच्चे एग्जाम देने वाले हैं एसएससी एमटीएस का, उनका तो लाखों रुपए का काम ऐसे ही हो जा रहा है। ठीक है, मतलब बहुत ही बड़ा सोने पे सुहागा उनका होने वाला है, क्योंकि उनके सामने एग्जाम से पहले एक एग्जाम ही हो रहा है। मतलब पेपर समझिए उनको मिल रहा है। आपको पता होगा कि मैथ, रीजनिंग और आपका जो इंग्लिश है वो लगभग सेम रहने वाला है, यही यही लेवल रहने वाला है और इसी तरह के क्वेश्चन आने वाले हैं। केवल आपको डिजिट या अंक में ही अंतर देखने को मिलेंगे। बाकी आपका जो बदलेगा केवल जीएस का पार्ट बदलेगा, उसमें भी केवल 50%। करंट अफेयर का कुछ बदल सकता है या फिर स्टैटिक जीके का कुछ क्वेश्चन बदल सकते हैं, बाकी लेवल सेम टू सेम रहने वाले हैं। तो बिल्कुल हूबहू ऐसे ही पेपर आने वाले हैं और आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। ये एग्ज़ाम, ये पेपर कंप्लीट करने के बाद आप जब एग्ज़ाम दोगे ना, तो उसके बाद बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि पेपर से पहले आपके पास पेपर आ चुके हैं। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपको क्वेश्चन मार्क वाले हिसाब वो बताने वहाँ पे क्या आएंगे। ठीक है, आप देख सकते हो 7, 8, 4, 18, सेकेंड रो में है 2, 3, 9, 13 एंड थर्ड रो में है 5, 6, 8 एंड क्वेश्चन मार्क। आपको यहाँ पे फाइंड करने हैं कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। एक विशिष्ट कूट भाषा में गैरेज को GAUEJI लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में ऑफिस का कोड क्या होगा, ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। ये देखिए अनुपात समानुपात का क्वेश्चन है। 18 अनुपाते 323 समानुपाते 38 अनुपाते क्वेश्चन मार्क क्या होगा, ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। तो इसमें बोल रहा है कि नीचे दिए गए दो चिन्हों को परस्पर बदलने पर निम्नलिखित कौन सा समीकरण सही होगा। मतलब आपको प्लस और मल्टीप्लाई वाला आपको जो सिंबल है उसको इंटरचेंज करना है आपस में, और फिर देखना है कौन सा जो ऑप्शन है आपका करेक्ट बैठ रहा है। ठीक है, ये थोड़ा टाइम टेकिंग है, इसको चाहो तो आप बाद में भी कर सकते हो, लास्ट में भी कर सकते हो। ठीक है, ये फंसाने वाला होता है, ये आपका टाइम वेस्ट करने वाला क्वेश्चन होता है। अगर आप इसमें फंस गए तो आपके 2 से 3 मिनट इसी में चले जाएंगे। ठीक है, क्योंकि आपको चारों ऑप्शन पे सेटअप करना पड़ता है, चेक करना पड़ता है। पर इसमें अपना ऑप्शन नंबर फर्स्ट था, तो अगर आप इसमें टाइम तो बच जाएगा, पर मोस्ट ऑफ द टाइम होता क्या है कि वो तीसरे या चौथे ऑप्शन में डालते हैं, जिससे बच्चे के टाइम खराब हो जाए। तो इस पर आप ध्यान रखना, लास्ट में करने की कोशिश करना इसको। नेक्स्ट आते हैं। एक देख सकते हो ये राउंडिंग वाला क्वेश्चन है। ठीक है, सर्किल वाला क्वेश्चन है, तो इसको आप एक बार ध्यान से पढ़ लेना और अच्छे से ध्यान से पढ़ना और एक बार अपने खुद से करने की कोशिश करना। ठीक है, मेरा ये वाला क्वेश्चन सही था, आप देख सकते हो। नेक्स्ट आते हैं। एक विशिष्ट, आप कोडिंग डिकोडिंग से देख लो कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। तीसरा या चौथा क्वेश्चन मैं पढ़ने जा रहा हूँ कोडिंग डिकोडिंग का। एक विशिष्ट कुछ भाषा में पोएम को 1351516 लिखा जाता है। ROB को रोब को 2151 8 लिखा जाता है। उसी कुछ भाषा में मैड को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, ये आप देख लेना, आपने खुद से ट्राई करना, उसके बाद इसको लगाने की कोशिश करना। थोड़ा सा ये टाइम टेकिंग था, इसलिए मेरे इस वजह से शायद मेरे गलत हो गए थे। नेक्स्ट आते हैं। आपको बताने हैं कि 1 2 3 4 फिगर दिए गए हैं, आपको देखने की पाँचवें वाली फिगर में क्या फाइंड कर सकते हैं, क्या आ सकता है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना और देखना पाँचवें वाले में क्या आएगा। तो आपको 4 ऑप्शन में से सेलेक्ट करने हैं कि कौन से आएंगे चौथे नंबर पे। नेक्स्ट आते हैं। वही फिर अनुपात समानुपात वाला क्वेश्चन आ गया। ठीक है, आपको देखना है जो संबंध RP का SQ से है। ठीक है, जो संबंध RP का SQ से है, मतलब जो संबंध RP का SQ से है, सेम वही संबंध इन चारों में से किसका किससे होगा। ठीक है, वो चीज़ आपको सेम वही कंडीशन आपको इसमें भी लगाने हैं, फिर आपको देखना है कौन सा आंसर सटीकता से बैठता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। ये भी सेम वही पेपर फोल्डिंग का क्वेश्चन है। ठीक है, आप देख सकते हो कि अगर आप इसको इस तरह से फोल्ड करते हो, पेपर को इस तरह से कटिंग करके फोल्ड करते हो, तो इसमें से कौन सा आकृति सही होगा, ये आपको फाइंड करना है। तो इत्मीनान से बैठ के क्वेश्चन को लगाना, फिर देखना आपका कौन सा आंसर आ रहा है। ठीक है, इसको जरूर मुझे कमेंट करके शेयर करने हैं। ठीक है, क्योंकि आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, कितना पुराना चीज़ मैं अभी निकाल के लाया, मैं ढूंढ कर लाया कि आप लोग के सामने रखूँगा इसको, जिससे आप लोगों की हेल्प होगी ही होगी, साथ ही साथ मेरी भी थोड़ी बहुत हेल्प हो जाएगी, क्योंकि मेरी भी रिवीजन हो जाएंगे। तो इस चीज़ को ध्यान से देखना और प्लीज़ लाइक कर देना, बहुत ही मेहनत से बना रहा हूँ। ठीक है, और बताना स्कोर अपना कमेंट में कितने आपके बनेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। रंग लाल पीला, आपको इसमें देखने की कौन से आकृति इसमें आप करेक्ट बनेंगे। ठीक है, तो आपको ये चेक करना है। 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, आप एक बार देख लेना। ठीक है, फिर उसके बाद देख लेना कौन सा आपका सही बैठ रहा है। नेक्स्ट आते हैं। आपको इसमें करना क्या है कि मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाई को इंटरचेंज करना है, उस समीकरण जो दिया गया है। मतलब मैं आपको बताता हूँ, ये जो समीकरण दे रखा है ना, इसमें आपको इन दोनों चिन्ह को इंटरचेंज करना है, मतलब बदलना है आपस में, फिर आपको देखना है कि कौन सा आंसर सही आ रहा है। ठीक है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हो।
नेक्स्ट आते हैं कि आपको ये फाइंड करना है कि यहाँ पे कौन सी फिगर आएगी। क्वेश्चन मार्क वाले पे इन चारों में से कौन सी फिगर वहाँ पे अच्छे तरीके से बैठेगी, सटीक तरीके से बैठेगी, इसमें आपको यही फाइंड करना है। तो ध्यान से देखना, आपका आंसर आराम से आ जाएगा। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट पे। ये भी कोडिंग डिकोडिंग का एक क्वेश्चन आ गया। एक कूट भाषा में फॉसिल को KHRR यानी लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में फंगल का कोड क्या होगा। ठीक है, सिंपल कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन, आप जस्ट लॉजिक लगा के इसको फाइंड कर सकते हो। ठीक है, मैं आपको एक एक क्वेश्चन को अगर एक्सप्लेन करूंगा ना तो काफ़ी ज़्यादा टाइम हो जाएगा। मैं नहीं चाहता हूँ वीडियो बहुत बड़ा बने जिससे आपको समस्या आए। आप कम से कम समय में पेपर को देख लो, एनालिसिस कर लो, आप बाकी काम पुश करके भी कर सकते हो। ठीक है, रोक के भी कर सकते हो। अब आपको इसमें ये देखना है कि कौन सी आकृति इन चारों में मौजूद है। ठीक है, ये जो एक मिनट, ये जो क्वेश्चन वाला आकृति दिया गया ना, ये इनका क्वेश्चन वाला आकृति आपको देखना है कि इन चारों में से कौन से ऑप्शन में सम्मिलित है, कौन से समाहित है। ठीक है, आपको ये चेक करने हैं, तो ध्यान से देखना, आपके आंसर आराम से आ जाएंगे। अब ये फिर वही आ गया कि सर्किल वाला जो होता है ना, सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन आ गया। थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है, इसको आप जरूर इतना ध्यान रखना कि इसको सबसे लास्ट में करना है, क्योंकि टाइम टेकिंग होता है और इसके आंसर आने में थोड़ा सा टाइम लगते हैं। तो सिटिंग अरेंजमेंट का देखिए, अभी तक दूसरा क्वेश्चन देखने को मिल गया, तो इसी हिसाब से आप अपनी तैयारी को करिएगा। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट पे। अब ये भी वही क्वेश्चन है कि आपको बताना है कि सीरीज में अगला कौन सा आएगा। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन है, आप इसको कर लेना। अब ये अनुपात समानुपात का क्वेश्चन है। अध्याय का जो संबंध किताब से, वही का संबंध हैंडल का किससे होगा। नेक्स्ट आते हैं, जो संबंध दफ्तर का क्लर्क से है, वही संबंध साइट का किससे है। मतलब समान अनुपात समानुपात से आपको देख लो 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिल गए अभी तक। नेक्स्ट आते हैं, आपको ये बताना है कि अगर यहाँ पे आप मिरर रख रहे हो इस साइड में, तो यहाँ पे कौन सी फिगर बनेगी, आपको इन चारों में से फाइंड करके बताना है। तो इसका पहला ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, आप इसको देख लो एक बार। नेक्स्ट आते हैं, ये भी फिर वही आ गया। ठीक है, ये भी कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन आ गया। आप इसको कथन को एक बार स्टेटमेंट को जो लिखा है उसको आप मतलब करके इस तरह से फिलअप करिए, फिर देखिए उसमें कौन सा सही बैठ रहा है। तो ये तो रीजनिंग के 25 क्वेश्चन। आप एक बार कमेंट करके स्कोर जरूर बताना कि आपके रीजनिंग में कितने में कितने मिले। ठीक है, मैंने इंग्लिश का करवा दिया और रीजनिंग का करवा दिया। ठीक है, तो इतना मैंने करवा दिया। आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके कितने नंबर बन रहे हैं। ठीक है, और आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, कितने क्वेश्चन गलत हुए। मुझे ये जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ कि आप लोग का लेवल क्या है और अगर अभी तक आप लोग की तैयारी कितनी है। ठीक है, वो यहीं से पता चल जाएगा, क्योंकि आप बिल्कुल ओरिजिनल पेपर को सॉल्व कर रहे हो। ठीक है, इससे यहाँ से आपको बहुत सारा आइडिया मिलने वाला है कि आप किस लेवल पर अभी खड़े हो। ठीक है, तो करीब करीब ये 70 मिनट का वीडियो हो चुका है और अब जल्द से जल्द ख़त्म करना चाहेंगे इसको। हम 30 मिनट के अंदर ख़त्म करेंगे इस पूरे वीडियो को। ठीक है, तो ये अब मैथ का सेक्शन स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, आप देखो न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड का सेक्शन स्टार्ट हो चुका है। इसको बिल्कुल आप देखना है कि क्वेश्चन को अच्छे से देखना कि किस तरह टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं और किस तरह इसका आंसर निकालना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 20% लाभ पर तथा 18% हानि पर बेचने पर विक्रय मूल्य के अंतर 570 है। यदि इसे 12% हानि पर बेचा जाए तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है। आराम से इसको आराम से बैठ के लगाना, वीडियो को पॉज करके लगाना। ठीक है, फिर देखना है आपका आंसर कितना आ रहा है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर 3 सही है। सेकंड क्वेश्चन है, यक्ष किसी कार्य को अकेला 15 दिन में कर सकता है, वाई उसी कार्य को 30 दिन में कर सकता है। यक्ष तथा वाई तथा जेड तीनों एक साथ मिलकर उस कार्य को 9 दिन में कर सकते हैं। तो पूछ रहा है जेड उस कार्य को अकेला कितने दिन में करेगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, आप आराम से इसका आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, और नेक्स्ट पूछा है कि आपको आंकड़े दिए गए हैं, कुछ आंकड़े दिए गए हैं। ठीक है, तो आपको जस्ट इन आंकड़ों को देखना है और एनालाइज करना है इसको। और जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि छक्कों की संख्या की माध्यिका बतानी है, तो आप देख सकते हो छक्कों की संख्या कितनी है, उनकी संख्या गिन लो। आप संख्या के हिसाब से देख लो विषम है कि विषय में, उसी हिसाब से उसके फार्मूला को लगाओ और आप आराम से माध्यिका निकाल सकते हो। नेक्स्ट है, ए तथा बी की मासिक आय क्रमशः 12,000 तथा 8,000 है। उनके मासिक व्यय का अनुपात 5:3 है। यदि वे प्रति माह समान राशि बचाते हैं तो उनमें से प्रत्येक हर माह कितनी राशि बचाता है। आपको ये सिंपली फाइंड करना है। आपको वही प्रॉफिट बराबर इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम वाला इसमें फार्मूला लगेगा, आप उससे लगाओगे, आराम से आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। नेक्स्ट है, नाव की अनुप्रवाह गति 14 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव की ऊर्ध्व प्रवाह गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। वह नाव शांत जल में 72 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितने समय ले सकती है, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो बिल्कुल आप कर लो, आराम से कर लोगे। ठीक है, तो टाइम डिस्टेंस का क्वेश्चन आराम से कर सकते हो। नेक्स्ट है, 14 बच्चों का औसत वजन 22 है। यदि अध्यापक का वजन भी शामिल कर लिया जाए तो औसत वजन 23 kg हो जाता है। अध्यापक का वजन कितना है, सिंपल है। ठीक है, इसको आप फाइंड कर सकते हो। एवरेज का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, किसी वस्तु पर 20% की छूट देने के पश्चात
कोई दुकानदार 30% का लाभ कमाता है। अंकित मूल्य लागत मूल्य का कितना प्रतिशत है। ठीक है, ये बिल्कुल प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है, थोड़ा सा घुमावदार क्वेश्चन है, घुमाया हुआ है, तो इसको ध्यान से करना। देखो मैं इस क्वेश्चन में घूम गया था, जिसकी वजह से मैंने ऑप्शन 4 मार रखा है। ठीक है, आप भी ध्यान से करना, देखना आपके कितने आ रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल चीटिंग नहीं करनी है, पहले अपने मन से करनी है। नेक्स्ट है आपको HCF निकालना है। ठीक है, 7/16 कामा 21/32 तथा 49/8 का HCF निकालना है। आपको देखना है कौन सा सही होगा। ठीक है, इसका 4th नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आते हैं, ये आपको DI है, ये आपको DI का क्वेश्चन समझ सकते हो। ठीक है, डाटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन है। आपको देखना है इस जो ग्राफ दिया हुआ है ना, इसको अच्छे से पढ़ो, इसको अच्छे से एनालाइज करो, फिर देखो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। ठीक है, पार्किंग क्षेत्र में सभी 10 दिनों में खड़ी गाड़ियों की कुल संख्या निकालनी है। ठीक है, तो एक बार देख लेना। ठीक है, आप इसको काउंट कर सकते हो, सबको जोड़ लोगे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। ठीक है, छोटे ब्रैकेट में दिया हुआ है, मैं इसको पढ़ूंगा नहीं, काफ़ी टाइम लगेगा, मैं वीडियो को आप रोक के इसको जरूर सॉल्व करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट है। नेक्स्ट आते हैं, A B से 15% अधिक है, B A से कितने प्रतिशत कम है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, आराम से कर लोगे, परसेंटेज का क्वेश्चन है, तो इसका 2nd नंबर ऑप्शन सही है। 3rd वाले में 12 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 3,000 रुपये की राशि को 20% प्रतिवर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया गया है। 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है। ठीक है ना, तो बिल्कुल कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, आप एक बार चेक करना, आराम से लगाना, फार्मूला बेस पे लगाना, या फिर आप जिस भी तरीके से पढ़े हो उस तरीकों को इसमें लगाना, आराम से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिर एक और क्वेश्चन आ गया आपका सिंप्लीफिकेशन पे, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है। ठीक है, टफ क्या है, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, आराम से लगाना, बोर्ड मास के रूल से लगाना, आराम से आपके नंबर, आराम से आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो फर्स्ट नंबर ऑप्शन 35/2 इसका करेक्ट आंसर है, यानी ऊपर 35 आएगा, नीचे 2 आएगा। नेक्स्ट आते हैं, यदि x + y = 52 एंड x - y = 20, तो x और y का आपको मान निकालना है, वही रेशियो आपका कहलाएगा। ठीक है, तो 2nd नंबर ऑप्शन 9:4 इसका सही है। नेक्स्ट आते हैं, किसी मूलधन पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों के साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर निकालना है। तो बिल्कुल एक SI एंड CI का एक फार्मूला होता है 2 ईयर का, PR² बटे 100 का स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। एक 3 साल के लिए भी होता है, तो आप इन दोनों फार्मूलों को जरूर याद करके जाना, यहाँ से आपको डायरेक्टली क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो जिस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है, बिल्कुल यही टाइप क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, थोड़ा सा आपको चेंजिंग देखने को मिलेगा केवल डिजिट वगैरह में, बाकी सिलेबस और ये जो मॉडल चल रहा है ना, बिल्कुल ऐसे ही चलेंगे, यही लेवल चलने वाले हैं। ठीक है, तो बिल्कुल इसको ध्यान में रखना, आप एक बार इस क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान से पढ़ के जाओ, बिल्कुल इसी तरीके क्वेश्चन यही लेवल आने वाला है। ठीक है ना। नेक्स्ट आते हैं, किसी बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 25,344 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यदि इसकी ऊंचाई 32 सेंटीमीटर है और उस बेलन का आयतन कितना है, जिसकी धारिता दिए गए बेलन के आयतन की π/792 गुनी है। ठीक है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को मैंने सबसे लास्ट में किया था और मैं करते करते थक गया था, मतलब थक गया था, 2-3-4 बार मैंने ट्राई करा था, पर मेरा आंसर नहीं आ पाया था, जिस वजह से मैंने इसको छोड़ दिया था। ठीक है ना। नेक्स्ट फिर वही क्वेश्चन है, DI वाला क्वेश्चन है, जो फर्स्ट क्वेश्चन में भी गया है ना, तो उसी सेम वही डाटा का 2nd क्वेश्चन है, तो उसी डाटा से आप मैच करवाओ या फिर आप इसी डाटा से इसको लगाओ। ठीक है, सिंपल है क्वेश्चन, पढ़ के लगा सकते हो। ठीक है, बहुत लोग केवल DI को देख के ही डर जाते हैं, पर देखने से डरने वाले बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। देखने में जितना डरावना होता है, बिल्कुल होता उतना आसानी है। ठीक है ना। और नेक्स्ट आते हैं, एक कार 24 मिनट में 18 किलोमीटर की दूरी तय करती है, किसी बस की गति कार की 2 गुनी है, बस 135 किलोमीटर की दूरी कितने मिनट में तय करेगी। ठीक है, बिल्कुल टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, सिंपली आप लगाओगे। थोड़ा सा ध्यान रखना, किलोमीटर और घंटे और सेकंड्स का ध्यान रखना। क्वेश्चन मिनट में पूछा है तो आपको ये किलोमीटर वाला आपको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, इसका ध्यान रखना आप। नेक्स्ट आते हैं, A किसी कार्य को अकेला 30 दिन में कर सकता है, B उसी कार्य को अकेला 60 दिन में कर सकता है। यदि वे 5 दिन तक एक साथ कार्य करते हैं तो कार्य का कितना हिस्सा शेष रह जाएगा। ठीक है ना, बिल्कुल टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, आराम से लगाना, हो जाएगा आपका। इसका 3rd नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आते हैं, एक वर्ग का विकर्ण 24 सेंटीमीटर है, तो उसका परिमाप पूछ रहा है। बिल्कुल आप डायरेक्टली फार्मूला होता है विकर्ण, और विकर्ण का डायरेक्टली फार्मूला होता है, वहाँ से आप भुजा निकाल लोगे, फिर भुजा जो इसका वर्ग का परिमाप कितना 4a होता है, तो भुजा का आप मान 4a में रख दोगे, आराम से आपका परिमाप निकल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, सॉरी कहाँ पे था मैं, 1 मिनट रुक जाओ यार, हाँ ये रहा, बस आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, x + y + z = 360 तथा x/y/z = 4:3:2 है, तो x + y - z का मान निकालना है। ठीक है ना। देखो कितना आसान क्वेश्चन है, आप तीनों रेशियो को ऐड करना, वो 360 के बराबर कर देना। ठीक है, तो
उतना करने के बाद आप अलग अलग रेशियो का मान निकालना एक्स वाई जेड का, फिर उसके बाद एक वाई प्लस जेड माइनस एक्स में फिलअप कर देना, आराम से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट आते हैं, किसी वस्तु का लागत मूल्य 1800 रुपये है, यदि लाभ 32% है तो विक्रय मूल्य बताना है। ठीक है, समझ रहे हो ना। तो आपको क्या करना है कि 1800 का जो है ना कॉस्ट प्राइस है 1800, उसका 32% निकाल के आपको इसमें ऐड कर देना है, वही आपका विक्रय मूल्य हो जाएगा। क्या हो रहा है भाई, आप ही जाऊँगा यार, थोड़ा सा हो जाता है। ठीक है, तो आप कंटिन्यू बने रहिए, मैं क्वेश्चन को पूरा कंप्लीट करवाऊँगा। ये हो गया, ठीक है ना, ये हो गया था, ये वाले क्वेश्चन हो गए थे, तो यही मैं पढ़ रहा था अभी। कौन सा, ये भी हो गए थे, ये भी हो गए थे, जी जी जी, ये 90 मिनट वाला भी हो गया था, ये भी हो गया था। हाँ, ये वाले पढ़ने हैं मुझे। एक फिर को कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वर्ग की अंतर त्रिज्या तथा परित्रिज्या का अनुपात क्या होता है। ठीक है, ये डायरेक्टली फार्मूले पे बेस होता है। ठीक है, एक बार आप इसको चेक कर लेना गूगल पे, या आप पढ़े होगे तो अंतर त्रिज्या परित्रिज्या का एक फार्मूला होता है। ठीक है, उस फार्मूले को आप अनुपात के रूप में रखना, आपका आंसर 1/√2 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, पूछ रहा है कि ये नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर का है। इसमें क्या कर रहा है कि पी क्यू क्यू आर आर पी की औसत आयु क्रमशः 13, 14 तथा 12 वर्ष है, तो क्यू की आयु निकालनी है। ठीक है, बिल्कुल एवरेज का क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट फिर वही डीआई वाला क्वेश्चन आ गया, जो इस देखो डीआई का 3 क्वेश्चन आ गया। ठीक है, सेम डाटा पे 3 क्वेश्चन पूछा गया, तो इस बार इस चीज़ को ध्यान रखना कि इस तरह के डीआई इस बार भी आएंगे और 3 क्वेश्चन डीआई के आएंगे। जस्ट आप केवल आइडिया लगाओ कि डीआई मतलब डीआई से कितने क्वेश्चन आए, परसेंटेज से कितने आए, प्रॉफिट लॉस से कितने आए, टाइम एंड वर्क के कितने आए, ठीक है, परसेंटेज से कितने आए। ठीक है, इस तरह के आप आइडिया लगाओ, सिंप्लीफिकेशन से कितने आए, केवल आइडिया लगाओ कि कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप उसी हिसाब से आगे चल कर प्रैक्टिस करना। ठीक है, जिससे आपके लिए, आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। तो ये मैथ का 25 क्वेश्चन खत्म हो गया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि मैंने 75 क्वेश्चन अभी तक करवा दिए, इंग्लिश के, रीजनिंग के और मैथ के। ठीक है, तो आप जरूर स्कोर शेयर करना कि आपके मैथ में कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, क्योंकि यहाँ से आपको बहुत सारा आइडिया मिलने वाला है। 2 क्वेश्चन से ज़्यादा गलत नहीं होने चाहिए, मैं आपसे उम्मीद यही करता हूँ, क्योंकि लेवल एग्जाम का बहुत ही ज़्यादा लेवल नहीं है, आसान सा लेवल है। बिल्कुल आप इस लेवल को मान के चलो, इसी लेवल पे आप तैयारी करो। नेक्स्ट आते हैं जनरल अवेयरनेस वाले पार्ट पे। आपको एक बार इसे दिखाई दे रहता हूँ कि ये जनरल अवेयरनेस का पार्ट हो गया। ठीक है, तो देखना 2018 का प्रश्न पूछा गया है 2019 के पेपर में, गांधी शांति पुरस्कार 2018 कितने जीतना। ठीक है, तो इसका ऑप्शन 2nd नंबर वाला है। यार 1 मिनट, हाँ कहाँ पे हो, ये 2nd नंबर का हो। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम मध्य प्रदेश से होता है। ठीक है, तो आपको देखना है किस नदी का इनमें से कौन सी नदी का उद्गम मध्य प्रदेश से होता है। ठीक है, 3rd में आते हैं, गुरु शिखर निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में से किसका सर्वोच्च शिखर है। ठीक है, ये 4 ऑप्शन है, आपको बताने हैं कि गुरु शिखर इन पर्वत श्रृंखलाओं में से किसका सर्वोच्च शिखर है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से किस ग्रह पर नासा ने क्यूरोसिटी रोवर भेजा है। ठीक है, तो मंगल ग्रह पे इसका बिल्कुल राइट आंसर है। बिल्कुल ये उस समय का सबसे फेमस क्वेश्चन था, बिल्कुल पॉपुलर क्वेश्चन था, इस वजह से इसके बारे में पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं, जगोई नृत्य किस राज्य का नृत्य। तो नृत्य से क्वेश्चन जरूर आता है, आप किसी भी भारत में किसी भी स्टेट का जो फेमस स्टेट होते हैं जहाँ से क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो नृत्य का एक क्वेश्चन बिल्कुल फिक्स होता है, यहाँ से क्वेश्चन आते ही हैं। तो जगोई मणिपुर का नृत्य है, आप देख सकते हो 3rd नंबर वाला ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट आते हैं, 12वीं सदी के कर्नाटक में वीरशैव स्पेस बार के अनुयायी थे। ठीक है, ये पुराना, ये मतलब हिस्ट्री का मान सकते हो क्वेश्चन, या फिर स्ट्रेटेजी का क्वेश्चन है, इसका 3rd नंबर वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आते हैं, प्रणति नायक निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। ये स्पोर्ट का क्वेश्चन है। ठीक है, जिम्नास्टिक से संबंधित है, तो 2nd नंबर वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। हेपेटाइटिस किसके कारण होता है, ये देखिए बिल्कुल बायोलॉजी का क्वेश्चन है और डिजीज़ का क्वेश्चन है। ठीक है, तो हेपेटाइटिस वायरस के कारण होता है, तो देख लो, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप आइडिया लगा लो यहाँ से। नेक्स्ट था अशरफ गनी। ठीक है, अशरफ गनी क्या पूछ रहा है, 1 मिनट, अशरफ गनी निम्नलिखित में से किस देश के राष्ट्रपति हैं। तो अशरफ गनी उस टाइम अफगानिस्तान के राष्ट्रपति नियुक्त किए गए थे, नवनिर्वाचित नियुक्त हुए थे, इसी वजह से ये क्वेश्चन करंट के हिसाब से बना हुआ है। ठीक है, तो राष्ट्रपति से एक क्वेश्चन जरूर आएंगे, किस देश के राष्ट्रपति कौन बने हैं, या फिर कोई भी उठा के पूछ सकता है वो। एक वैज्ञानिक नेम से भी क्वेश्चन आते हैं, मयूर का वैज्ञानिक नेम क्या है, पावो क्रिस्टेटस, 4th नंबर वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। और एक खिलाड़ी वाला पूछता है कि किस स्पोर्ट में कितने खिलाड़ी खेलते हैं या कितने खिलाड़ी उसमें प्रेजेंट होते हैं, तो खो खो में पूछा है तो 12 खिलाड़ी। ठीक है ना। नेक्स्ट आते हैं, पानीपत की तीसरी लड़ाई, ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है। ठीक है, बैटल ऑफ पानीपत का पूछा गया है, तो 3rd लड़ाई मुगल साम्राज्य और दुर्रानी साम्राज्य से हुआ था। ठीक है, 3rd नंबर वाला ऑप्शन सही है।
नेक्स्ट है, प्रथम लोकसभा का गठन कब हुआ था? 1952 में हुआ था, ठीक है। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। नेक्स्ट आते हैं, किस अधिनियम को मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है? तो बच्चा बच्चा जानता है कि भारतीय शासन अधिनियम 1919 मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट आते हैं, देखो उस टाइम मुझे इसके ऑप्शन नहीं पता थे, मतलब मैं मारा नहीं था, पर अभी मुझे इसका बिल्कुल अच्छे से तैयार है मेरा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, प्राचीन भारत में कितनी शक्तिशाली जनपद मौजूद थे? तो 16 महाजनपद मौजूद थे। बिल्कुल फेमस क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ठीक है। तो थर्ड नंबर वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आते हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का लक्ष्य डैश अभी तक सभी के लिए आवास उपलब्ध कराना है, ठीक है। 2022 तक इनका लक्ष्य है कि सभी लोगों को 2022 तक सभी ग्रामीण लोगों को आवास उपलब्ध करवा देना है, ठीक है। और यह काम अच्छे से चल भी रहा है, आपको पता होगा। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में उगादी त्यौहार को महत्वपूर्ण समझा जाता है? तो कर्नाटक इसका करेक्ट आंसर है, फोर्थ नंबर वाला। नेक्स्ट आते हैं, मानव विकास सूचकांक 2018 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश सबसे अल्प विकसित देश है? तो कंबोडिया सबसे अल्प विकसित देश है, ठीक है। जो ह्यूमन डेवलपमेंट सूचकांक इंडेक्स है, ठीक है। तो 2018 के अनुसार जो उसमें डाटा आए थे, तो उसके हिसाब से कंबोडिया इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। सेकंड नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, बुक से एक क्वेश्चन जरूर आता है, हर को एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसमें पूछा गया है, फ्रीडम इन एग्जाइल के लेखक कौन है? तो दलाई लामा इसको बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उस टाइम ये शायद फेमस रहे होंगे, तभी इससे क्वेश्चन रिलेट करके पूछा गया है। तो मुझे भैया नहीं आ रहा था, तो मैंने सिंपली छोड़ दिया है, ठीक है। माइनस मार्किंग खाने से अच्छा है कि छोड़ दो। नेक्स्ट है, मार्च 2019 तक भारतीय संविधान में कितने संशोधन किए गए? तो 103 संशोधन किए गए थे मार्च 2019 तक। अभी कुछ बड़े घटे होंगे तो बात अलग है, उस टाइम तो 103 ही थे, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किसने चार मीनार बनवाई थी? तो चार मीनार किसने बनवाया था? कुली कुतुब शाह ने बनवाया था, ठीक है ना। तो चार मीनार फोर्थ नंबर ऑप्शन सही है, कुली कुतुब शाह ने। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित राज्यों में से भारत में किस राज्य में मानस राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो मानस सबको बच्चा बच्चा जानता है, असम में स्थित है, ठीक है। तो राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क से क्वेश्चन निश्चित आता है, तो इसको आप तैयार रखिएगा। जो फेमस राष्ट्रीय उद्यान होते हैं, जो नेशनल पार्क फेमस वाले होते हैं, जो बार बार एग्जाम में रिपीट किए जाते हैं, तो वहाँ से भी एक क्वेश्चन बनते हैं। तो जस्ट आप देखो कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है तो 23 नंबर का क्वेश्चन, वर्ष 1817 में डैश ने समान गुण वाले तत्वों को समूहों को क्रमबद्ध करने का प्रयास किया। ये अभी तक विज्ञान का दूसरा क्वेश्चन है। तो डॉबर्नियर जो है 1817 में जो उन्होंने बनाया था आवर्त सारणी, ठीक है, उनमें समान गुण वाले तत्वों को समूह को क्रमबद्ध करने का प्रयास किया था, ठीक है ना। नेक्स्ट आते हैं, दुर्गंधनाशक में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मौजूद होता है? तो एल्यूमिनियम, यहाँ पे रेलवे ने आंसर दिया इसका, ठीक है। तो सेकंड नंबर वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। लास्ट एंड फिर 25 नंबर वाले क्वेश्चन पे आते हैं, लाला लाजपत राय इनमें से कौन से बैंक के संस्थापक थे? तो लाला लाजपत राय जो है पंजाब नेशनल बैंक के संस्थापक थे, ठीक है ना। तो ये आपके यहाँ से पेपर खत्म हुए। मैंने आपको टोटल 100 क्वेश्चन करवा दिए हैं केवल 32 मिनट के अंदर, यानी आधे घंटे में मैंने सारे क्वेश्चन अच्छे से सारे क्वेश्चन को मैंने पढ़ के आपको बताया। आप एक बार, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना और एक एक टॉपिक को अच्छे से देखना कि कौन से टॉपिक से क्वेश्चन कहाँ से पूछे गए थे, किस टॉपिक से रिलेट करके पूछे गए थे, मैथ में किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। और इंग्लिश का खासकर आप इंग्लिश का जरूर ध्यान रखना, क्योंकि आप लोग इंग्लिश को कम फोकस करते हो। आप देखना वहाँ से कि फिल इन द ब्लैंक से 4 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। इरेड डिरेक्शन से 4-5 क्वेश्चन आए थे, ठीक है ना। एंटोनिम से 2 क्वेश्चन आए थे, सिनोनिम से 2 क्वेश्चन आए थे, करेक्ट स्पेल से 2 या 3 क्वेश्चन आए थे। तो ऐसे ऐसे आप पढ़ोगे ना, देखो किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, किस टॉपिक से ज़्यादा रिलेट करके पूछ रहे हैं, बस आपको वही पढ़ के जाने हैं, फालतू का पचरागिरी में नहीं पढ़ना है, ठीक है। एमटीएस का एग्जाम में बिल्कुल लेवल अच्छा होता है, कोई बहुत बड़ा लेवल नहीं होता है। आप जो अभी लेवल देख रहे हो ना, बिल्कुल यही लेवल आने वाला है, केवल आपको डिजिट या अंक में ही अंतर देखने को मिलेंगे। बाकी जीएस का थोड़ा बहुत पार्ट बदला होगा करंट वाला, ठीक है ना। करंट का तो बदलेगा ही बदलेगा, तभी वो पेपर बना पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी इस वीडियो को जरूर सपोर्ट करना, इस वीडियो को बहुत ही ज़्यादा शेयर करना। इसका पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे जरूर सेंड करूँगा, जरूर शेयर करूँगा, ठीक है। आप टेलीग्राम चैनल को अभी जाके ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, उसको तुरंत जाके ज्वाइन कर लो। इसका पीडीएफ मैं वहाँ पर आपको सेंड कर दूँगा, आपके पास पीडीएफ भी रहेगा, आपके पास वीडियो भी है, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को पहली बार देख रहे हो, पहली बार विजिट कर रहे हो, तो सब्सक्राइब कर देना। आपको पता होगा कि हम लोग का जो मेन टारगेट है रेलवे एग्जाम है, ग्रुप डी एग्जाम है। पर कोई बात नहीं, हम कोशिश करते रहेंगे। बीच में जो एग्जाम्स आ रहे हैं, जो हमारे लायक एग्जाम है, जिसमें हम लगता है कि अपेयर कर सकते हैं, उसमें हम जरूर अपेयर करेंगे, और पूरे दिल से देंगे, पूरी मेहनत से देंगे, पूरे अच्छी ताकत से देंगे, ठीक है। केवल हम देखो, होता क्या है ना, हमको नौकरी से मतलब है, हमारी नौकरी में भी इसी में लग जाए, में भी इसी में हमारा लिखा हो, तो
कोई बात नहीं है, आपको सारा कुछ हमेशा ट्राई करना चाहिए, ट्राई करने से कोई पीछे नहीं हटना चाहिए। तो आप ट्राई करते रहो, उम्मीद रखो, हौसला रखो, ठीक है, ट्राई करना नहीं छोड़ना है ना। जो भी एग्जाम्स आ रहे हैं उसको अच्छे से दो, और जहाँ जहाँ तक हो सकेगा मैं अपनी मदद अपनी तरफ से पूरी तरीके से मदद करूँगा। ये मेरा पेपर था 2019 वाला, तो आपके सामने मैं शेयर कर दिया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो बहुत पसंद आएगा, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। तो चलता हूँ, अभी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य अच्छे टॉपिक के साथ। और भी कोई परेशानी हो, कोई दिक्कत हो तो वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, और हाँ, अपने स्कोर ज़रूर शेयर करना, ठीक है। यहाँ भी बताना कमेंट के नीचे, और शेयर कर देना मुझे टेलीग्राम ग्रुप पे भी, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।